नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में राइटर कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास इक्वल है 1 2 3 4 5, सेट ए है 1 3, सेट बी है 2 4 और सेट सी है सिर्फ ए के एलिमेंट 5 के, सो आप मालूम करें, आप फाइंड करें ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप डेटा उतारिएगा, आप पहले इसको डेटा बना दीजिएगा, या आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन दैट या डेटा या गिवन डेटा, नो इशू। सो यहाँ मेरे पास ए बी और सी तीन सेट्स मुझे चाहिए। सो सेट ए मेरे पास बराबर है 1 3, सेट बी मेरे पास बराबर है 2 4, ये मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, और सी सेट मेरे पास बराबर है ओनली 5 के। तीन सेट्स मुझे प्रोवाइड है एंड आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ और फिर इसको यहाँ सॉल्व कर, डेटा लेकर स्पेस मेरे पास है तो यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में व्हाट आई हैव टू फाइंड, मैंने मालूम क्या करना है, दर हकीकत में मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैंने मालूम करना है। सो मालूम करने के लिए मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मेरे पास सबसे पहले सेट ए है, सेट ए मेरे पास है 1 3, यूनियन बी मेरे पास है 2 4, और फिर मेरे पास यूनियन सी है और वो सिर्फ ए के सेट 5 पर मुश्तमिल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हाँ बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, तीनों सेट को एक साथ सॉल्व करें, तमाम एलिमेंट लिखिए, वन टाइम लिखिए और सीक्वेंस से लिखिए, सो यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है 1 2 3 4 5 के। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले ए बी और सी तीन सेट्स का डेटा यहाँ उतार दीजिए जो आपको सवाल में प्रोवाइडेड है। सो डेटा मेरे पास है सेट ए इज इक्वल टू 1 एंड 3, सेट बी मेरे पास इक्वल है 2 एंड 4 एंड सी मेरे पास है ओनली एलिमेंट 5 के। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड। सो यहाँ एक लाइन लगाता हूँ ताकि सॉल्यूशन के लिए मुझे उस तरफ जगह मिल जाए। लाइन लगा दी मैंने, ये डेटा बना दिया। आप इसको कंटिन्यूसली भी कर सकते हो, आई मीन के ये लिखा यहाँ दरमियान में और नीचे सॉल्व कर रहे हो, मैं सिर्फ स्पेस को मैनेज कर रहा हूँ कि मेरे पास इतनी सारी जगह खाली है तो उसको फिल कर सकूँ ताकि वो ज़ाया ना हो। सो नाउ सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ, SOLUTION सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स मेरे पास रिक्वायर्ड है ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। सो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट शुरू किया मैंने, स्टार्ट किया और फिर मैंने सेट ए लिखा। सेट ए मेरे पास है 1 और 3, फिर यूनियन है मेरे पास, फिर सेट बी मेरे पास है 2 4, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटरसेक्शन, फिर मेरे पास सी है 5। याद रहे कि इस सूरत के अंदर सबसे पहले वर्क हम करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। एक जर्नल प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का, ठीक है, कि भाई ब्रैकेट के अंदर वर्क पहले होता है बोडमास के मुताबिक। सो पहले मैं यहाँ वर्क करूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ऑपरेट करूंगा यूनियन को, सो आई विल गेट यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी 1 2 3 एंड 4 को लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं, और फिर मैं इंटरसेक्शन लगा के और फिर मैं 5 लगाऊंगा एंड फिर मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा मैं और इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है नल सेट
सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही डेटा बना दीजिए। अब डेटा है मेरे पास और सेट ए मेरे पास बराबर है 1 3 के, बी बराबर है मेरे पास 2 4 के, सी बराबर है मेरे पास 5 के। मालूम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आई हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ एक लाइन लगा देते हैं ताकि हम स्पेस को ताकि फिल कर सके। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और सॉल्यूशन में मैंने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। आप सबसे पहले सेट ए लिखिएगा। सेट ए डेटा में है 1 3 इंटरसेक्शन, फिर बी लिखिएगा 2 4 और फिर आप यूनियन लिखिएगा और फिर सी लिखिएगा एंड सी इज 5। सो गाइस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट के अंदर वर्क करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करना है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मेरे पास नल सेट यूनियन और ये मेरे पास 5। सो आई कैन राइट, सो दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन लेंगे तो मेरे पास सिर्फ 5 आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेटा लिखता हूँ। सो डेटा, और डेटा मेरे पास वही बात है, ए बी सी के एलिमेंट्स मैंने लिख देने हैं। सो सेट ए इज इक्वल टू 1 3 और सेट बी मेरे पास इक्वल है 2 4 और सेट सी मेरे पास बराबर है 5। and I have to find out A intersection B intersection C। ये मैंने मालूम कर देना है। एक लाइन लगा देते हैं, उसके साइड पे सॉल्व कर देंगे। सो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और वो मेरे पास है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट, फिर सेट ए लिखिए। सेट ए मेरे पास है 1 3 और इंटरसेक्शन फिर बी लिखिएगा 2 4 और फिर इंटरसेक्शन सी लिखिएगा। तो सी मेरे पास है 5, ओनली 1 एलिमेंट 5। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, दोनों को आप क्या करें, इंटरसेक्शन निकालिए। सो नो कॉमन एलिमेंट, सो नल सेट इंटरसेक्शन 5, दोनों में तभी कोई कॉमन नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट्स। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। डेटा मैंने ऑलरेडी उतारा है कि सेट एस के बराबर है, सेट बी के बराबर, सेट सी, ये सवाल में हमें प्रोवाइडेड है। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी आई हैव टू फाइंड आउट। सो जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, दिस इज वेरी इजी, बिल्कुल पिछले सवालात की तरह ही है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले आप सेट ए लिखेंगे 1 3, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और फिर आप बी लिखेंगे 2 और 4 और फिर आप इंटरसेक्शन, फिर सी लिखेंगे और सी मेरे पास है 5। बस पहले आपने ये वाला वर्क करना है, फिर इसके साथ यूनियन मालूम करना है, यानी पहले ब्रैकेट में वर्क करना है। क्योंकि इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 3 एंड यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले। सो दिस विल बी एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन ले लीजिएगा तो 1 और 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड
आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं और वो मेरे पास है पार्ट नंबर 6, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। अब हमारे पास क्या होगा जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड दिस विल बी इक्वल टू, पहले सेट ए लिखेंगे 1 और 3 है मेरे पास, डेटा में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट और फिर हम बी लिखेंगे 2, 4 फिर यूनियन और फिर सी लिखेंगे 5। सो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1, 3। इन दोनों का पहले आप यूनियन उठा लीजिएगा, यूनियन में 2, 4 और 5 तीनों आ जाएंगे एलिमेंट्स। सो मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, और फिर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो नो कॉमन एलिमेंट है, बस नल सेट आ जाएगा। द आंसर इज नल सेट। अच्छा, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी का। ड्रॉ अ वेन डायग्राम फ्रॉम ईच ऑफ द अबव। और अब में मेरे पास ये सारे पार्ट्स जो अभी हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं उसी की बात हो रही है। तो मेरे पास पहला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहला पार्ट मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। याद रहे कि इस सूरत के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम अपने इस सेट को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे यूनिवर्सल सेट को। सो यूनिवर्सल सेट है, फिर ये हमारे पास सेट ए आता है, ये हमारे पास सेट बी आता है, ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सेट सी आता है। याद रहे कि इनके जो एलिमेंट्स है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो ओवरलैपिंग एरिया मेरे पास नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम सवाल में ऊपर देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। तो आप यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 भी लिख दें और साथ में मेरे पास सेट ए जो है वो 1 3 है, तो इसके अंदर 1 3 लिख देता हूँ। बी मेरे पास 2 4 है और सी मेरे पास सिर्फ 5 है। तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। सो ये यूनिवर्सल सेट के लिए भी हो जाएंगे और ये ऑलरेडी इनके अंदर भी मौजूद हैं। सो हमारे पास ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। कीप इन माइंड कि इस सूरत के अंदर जब हम यूनियन उठाते हैं तो हम इस पूरे इसको शेड करेंगे। यूनिवर्सल शेड नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि जब हम शेडिंग करते हैं तो शेडिंग सिर्फ और सिर्फ इन सेट्स के अंदर होगा और सेट रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू सर्कल्स, तो इसी के अंदर शेडिंग होगी। यहाँ पर कोई शेडिंग नहीं होगी, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर शेडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरे पास चूंकि सारे शेडेड है और शेडेड एरिया दर हकीकत में आंसर बताता है, तो आंसर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ भी करेंगे और उनके एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। ये सवाल में दिया हुआ है हमें, यूनिवर्सल सेट इसके बराबर है, खुद से नहीं लिखा है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट शो होता है एक रेक्टेंगल की मदद से। ये रेक्टेंगल जो है दर हकीकत में शो करता है आपके यूनिवर्सल सेट को। सो मैं इसको यहाँ यूनिवर्सल सेट से डिनोट करता हूँ। और फिर मेरे पास आता है एक सेट ए, और यहाँ अगर हम देखते हैं ए बी और सी के अंदर तो मेरे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ओवरलैपिंग एरिया मेरे पास कोई भी नहीं बनेगा। सो ए बी और फिर मेरे पास सी। ये सी थोड़ा छोटा बन रहा है, छोटा होता नहीं है लेकिन डायग्राम मैनेज नहीं कर पाया मैं। सो ए बी और सी। अच्छा, ए बी सी में यहाँ ऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो पहले ए यूनियन बी बनाना है। सो ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे पास आएगा
1 2 3 4। सिर्फ अगर इसकी बात करता तो फिर ये है कि ये पूरा रीजन मेरे पास शेडेड हो जाता, लेकिन इसके साथ इंटरसेक्शन सी भी है, यानी इन दोनों का यूनियन निकालना है। ठीक है, यूनियन निकालने के बाद यानी 1 2 3 4 और फिर उसके साथ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों सेट के अंदर इंटरसेक्शन के बाद जो आंसर आता है एम्प्टी आता है, यानी 5 इन दोनों के यूनियन में मौजूद नहीं है। सो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं आएगा और ये शेड भी नहीं किया जाएगा। शेड जिस एरिया को मैं शेड करूंगा तो वो दर हकीकत में मेरा आंसर होता है। तो चूंकि यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन का इसके साथ इंटरसेक्शन के बाद आंसर एम्प्टी सेट आता है, देयरफॉर ये मेरे पास वेन डायग्राम है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें एलिमेंट्स तो लिख दें। हाँ, इसके अंदर एलिमेंट्स हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ये ए है मेरे पास और ए मेरे पास 1 3 है, 2 मेरे पास 2 4 है और सी मेरे पास जस्ट 5 है। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 दर हकीकत में यूनिवर्सल सेट को भी बता रहा है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास सेट्स तो हमारे पास वही जैसे ऊपर सवाल के अंदर मैंने बताया है वो सब के लिए है। ठीक है, तो बजाय इसके मैं बार बार लिखूं ज़रूरत नहीं है। जब आप सवाल हल करते हो एग्जाम में तो आपको पहले डाटा लिखना पड़ेगा कि ए बी सी और यूनियन सेट इसके बराबर है, यानी ये पूरा इधर आपने लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो कि हाँ यहाँ से ये सेट्स है और ये इनका इंटरसेक्शन है और ये हमारे पास यूनियन है। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास एक सेट ए है, मैं ए लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ सबसे पहले, फिर ए लिखता हूँ, फिर मेरे पास बी। सो ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए मेरे पास 1 3 है, 2 4 कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये ए बी आ गया मेरे पास और फिर सी के साथ इन दोनों का यूनियन है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया और यूनियन इसके साथ सी बनेगा मेरा। तो सी अगर हम देखते सिर्फ 5 है तो मेरे पास बनेगा आपका सी, कॉमन कोई नहीं है, ओवरलैपिंग एरिया नहीं आएगा। एलिमेंट्स अंदर मेंशन कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा सेट आएगा 1 3, 2 का आएगा 2 4 और इसका आ जाएगा 5। अब यहाँ पर इशू ये है कि जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट है, लेकिन जब फिर मैं 5 के साथ इनका यूनियन लेता हूं तो एम्प्टी सेट यानी इन दोनों का एम्प्टी सेट और प्लस ये, तो मेरे पास इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 आता है। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं इस 5 वाले को शेड दे देता हूं, ये शेडिंग शो कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि दर हकीकत में 5 इसका फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल आंसर है मेरे पास। हाँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में भी डेटा मेरे पास वही है जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, वही डेटा है मेरे पास ए बी सी। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मैंने ये शो किया आपके सामने। ठीक है, और फिर मेरे पास आएगा सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, ये ए है मेरे पास, ये बी है। या ओवरलैपिंग एरिया नहीं बनेगा, उसकी वजह ये है कि कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी आ रहा है तो इंटरसेक्शन सी भी करता हूँ, दोनों में कोई नहीं है तो ये मेरे पास नल सेट बनेगा और ये 5, तो यहाँ तब भी जाके हमारे पास इंटरसेक्शन एरिया नहीं आएगा। तो एट द एंड जो मेरे पास आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट में कहीं पर हम शेडिंग करते नहीं हैं। सो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। एलिमेंट्स, जी स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, पहले में आपके पास आएगा 1 3, फिर 2 4, फिर 5, एलिमेंट्स लिखना जरूरी है। ये दर हकीकत में सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल के से मैंने सेट्स के अंदर लिखा। अगर कोई ऐसे एलिमेंट हो जो यूनिवर्सल में मौजूद तो फिर आपको बाहर इस रेक्टेंगुलर एरिया में लिखना पड़ता है। सो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास 5 है और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सल सेट है और फिर मैं क्या करता हूँ, पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करता। बी और सी का इंटरसेक्शन दर हकीकत में ये मेरे पास बी है, तो बी में मेरे पास 2 और 4 होता है और सी जो मेरे पास है सी 5 है, सी 5 है। दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। इसको बी लिख दे, इसको सी लिख दे और फिर इनका यूनियन हम लेते हैं ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। सो ए में मेरे पास 1 और 3 एलिमेंट्स हैं। सो
इन दोनों के अंदर चूंकि इंटरसेक्शन है ना, कॉमन तो है नहीं, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट का यूनियन इसके साथ लिया तो 1 3 जो है मेरे पास दर हकीकत में आंसर आएगा। सो मैं इसको शेड कर देता हूँ, यानी 1 और 3 वाले एरिया को, यानी सेट ए को मैं शेड करता हूँ, ये दर हकीकत में मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट में मेरे पास डेटा तो वही है जो ऊपर आपको नजर आ रही, बी यूनियन सी करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सेट को शो करता हूँ। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट क्या, बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास बी है स्टूडेंट्स। सो बी मेरे पास है 2 4 और सी मेरे पास है जस्ट 5। नो कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग एरिया नहीं बनेगा और दोनों का मैंने यूनियन लेना है। तो यूनियन की सूरत में 2 4 और 6 ये सारे एलिमेंट्स होंगे और फिर इसका इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लेना है। तो ए में मेरे पास एक ही एलिमेंट है, सॉरी ए में मेरे पास 1 और 3 है, ठीक है। ये मेरे पास दर हकीकत में बी है, ये मेरे पास सी और ये ए है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर देखूँ इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है यूनियन का है, यानी 2 4 और 5 आ जाएंगे और फिर इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है 1 3 के साथ। नो कॉमन एलिमेंट, जब एलिमेंट कोई कॉमन नहीं आ रहा है मेरे पास तो नेट रिजल्ट मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है, प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए कि ये दर हकीकत में मेरे पास डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है, डी मॉर्गन सेकंड लॉ। बुक के अंदर अगर आप स्टडी करते हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन हम प्रूव करने जा रहे हैं बड़ी तफसील के साथ, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सो प्लीज वीडियो पूरी देखिए और हमारे साथ रहिए। जब मैंने प्रूफ करना है तो गिवन डेटा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे दिया हुआ है, सेट ए इसके बराबर है, बी इसके, सी इसके और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 के बराबर है। सो व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट आई विल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई हैव टू प्रूफ, यानी मैंने प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर है, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास कई तरीके होते हैं एक सवाल को हल करने के लिए, या तो पहला हम ये करें कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर दोनों का यूनियन मालूम करें, या इसी को डायरेक्ट चला ले कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लेके बीच में यूनिवर्सल का यूनियन का सिंबल डाले और एक साथ सॉल्व करे। लेकिन ये शायद थोड़ा सा दुश्वार होगा, लिहाजा मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। और सिंस आई नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, सो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है और यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5, डिफरेंस ए मेरे पास सेट ए दिया हुआ है 1 and 3। सो गाइस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, और ये मेरे पास 1 और 3 चला जाएगा, बाकी 2 4 और 5 मेरे पास रह जाएगा, यानी 1 के साथ गया, 3 के साथ 2 4 5 रह गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया और अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे पास स्पेस मौजूद है तो मैं क्या करता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट यहां पर मालूम करता हूं। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, so B complement is equal to universal set, and universal set is 1 2 3 4 and 5 डिफरेंस, और B मेरे पास सेट B बराबर है मेरे पास 2 4 के, so B complement is equal to 2 और 4 जाएगा और बाकी 1 3 और 5 मेरे पास आएगा। सो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। सो नाउ इक्वेशन 1 implies that लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं विच इज 2 4 5 और दरमियान में साइन यूनियन का लगाता हूं और फिर मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है 1 3 और 5. सो दिस implies that left hand side is equal to 1 2 3 4 and 5. This is the left hand side of this equation or De Morgan law. एक साइड हमने सॉल्व किया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड. सो मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं. कंसीडर राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. डिपेंड करता है, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो. पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें और फिर यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस मालूम करें. अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी. सो नो इशू. सो राइट हैंड side is equal to universal set and this universal set is actually equal to 1 2 3 4 5 डिफरेंस ब्रैकेट शुरू एंड ये मेरे पास ए मेरे पास है 1 3 इंटरसेक्शन और बी मेरे पास है 2 4. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वर्क करेंगे and 1 2 3 4 5 डिफरेंस इन दोनों को सॉल्व करें. सो ये मेरे पास आ जाएगा नो कॉमन एलिमेंट. सो कि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेक्शन का जब आप सेट का जब आप डिफरेंस मालूम करोगे तो आपके पास कोई भी एलिमेंट कटेगा नहीं. तो 1 2 3 4 5. सो गाइस अगर हम देखते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5. याद रहे कि दो सेट तब इक्वल होते हैं कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो. यानी 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है. फिर एलिमेंट भी सेम हो, 1 हो तो इधर भी 1 हो. ऐसे नहीं कि वहां 1 है यहाँ पे ए है, फिर इक्वल नहीं हो सकता है. सो बाय ऑब्जर्विंग आई कैन राइट therefore left hand side is equal to right hand side. और लेफ्ट हैंड साइड दर हकीकत में किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द प्रूफ टर्म. स्टूडेंट्स अगला पार्ट है मेरे पास, a complement intersection B complement is equal to A union B का whole complement. This is basically first law of De Morgan's. First law of De Morgan's. और बुक के अंदर अगर आप थ्योरी देखते हो तो वहां पर इस वाले हिस्से को इस तरफ लिखते हैं, इसको इस तरफ लिखते हैं. उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि दरमियान में जो साइन है इक्वल का है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, क्योंकि दोनों इक्वल है. सो नो इशू. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ द गिवन इक्वेशन और उसका मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है. सो मैं लिखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए एंड कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. बिल्कुल सिमिलर मैनर से ये डिपेंड करता है आप पे, या तो आप कंटिन्यूसली चला ले या पहले ये करें कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करके फिर इसमें रखिएगा. मैं पहले यही करता हूं कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करता हूं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगा. दिस इज स्लाइटली इजी अप्रोच. सो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास मुझे पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए. So A complement is equal to, and universal set I have 1 2 3 4 5 और डिफरेंस A मेरे पास है 1 3. सो
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 3 काट दीजिएगा और बाकी लिख दीजिएगा 2, 4 और 5। यानी 1 और 3 जो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर भी है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी 2, 4 और 5 लिखेंगे। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करता हूँ। सिंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस बी होता है। सो दिस implies that B complement is equal to universal set, and universal set is 1, 2, 3, 4, 5। डिफरेंस B और B मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 2 और 4, तो दोनों का डिफरेंस उठाएंगे। सो आई विल गेट B complement is equal to 2 ये जाएगा, 4 ये जाएगा और बाकी एलिमेंट्स 1, 3 और 5 आई विल राइट। सो अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया ये वाला और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास ये वाला। सो आई विल पुट बोथ ऑफ देम इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है 2, 4 एंड 5 और फिर मेरे पास है इंटरसेक्शन और फिर मेरे पास बी है 1, 3 और 5 दोनों का अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन नो कॉमन एलिमेंट, सो आई कैन राइट दिस इज अ नल सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आया और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, एन एम्प्टी सेट। नाउ वी आर मूव टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए union B का whole complement. So guys, I can write right hand side is equal to universal set, difference A union B। मुमकिन तौर पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले A union B मालूम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो, फिर ये दोनों पुट करो, फिर आंसर निकालो। मैं डायरेक्ट करता हूँ, सो नो इशू। सो दिस implies that right hand side is equal to universal set पुट करें 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ब्रैकेट और फिर सेट ए मेरे पास है 1, 3 और यूनियन बी मेरे पास है 2, 4। इसे याद रहे कि अगर आपके पास सेट ए और सेट बी के मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो फिर उस सूरत में आप क्या करें कि पहले इसको अलग मालूम करें, जैसे हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट को अलग मालूम करके फिर पुट किया तो फिर अलग मालूम करें। लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही मेंबर्स हैं इनके, एलिमेंट्स इनके, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। सो दिस इम्प्लाइज दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको सेम लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंस और इन दोनों का यूनियन ले लीजिएगा। सो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4। डिफरेंस मालूम करें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, 1 के साथ, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ, 4, 4 के साथ। बट आई विल गेट one element which is ओके गाइस, यहाँ पर ऊपर जब हमने इंटरसेक्शन मालूम किया था तो यहाँ पर मेरे पास ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों में कॉमन मौजूद है। सो मैं यहाँ लिखूंगा एक एलिमेंट 5 जो कि दोनों में कॉमन है, वो गलती से नहीं लिखा था। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो मेरे पास 1, 1 के साथ कटा, 2, 2 के साथ कटा, 3, 3 के साथ, 4, 4 के साथ, एक एलिमेंट मेरे पास बाकी बचा एंड दैट इज 5 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है। सो बाय ऑब्जर्विंग बोथ द साइड्स आई गॉट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड आई कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन को हमने प्रूफ किया। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि प्रूफ फर्स्ट लॉ ऑफ द डी मॉर्गन। सो ये वाला काम आपने करना है और सेकंड लॉ की बात होती है तो इससे पहले वीडियो में जो काम किया वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।